हेलो बच्चों, बर्ड्स फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर हमने जितना पोर्शन किया है, यूनिट्स हो गया, डायमेंशंस हो गई और एरर हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब इसका एक दिन हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे और एक सेशन केवल उसके सारे न्यूमेरिकल्स पे रखेंगे, ठीक है। जिनमें हो सकता है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी आजकल आप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास मोशन। मोशन के अंदर आपके पास बेसिक्स जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या है आपके पास कि मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, रेस्ट एंड मोशन, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट वन इज स्पीड। तो हमें क्या करना है, ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास, मैकेनिक्स। तो बेटा मैकेनिक्स क्या होता है, थोड़ा सा अगर खुद से सोचे तो मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स से आपको पता है कुछ ऐसा जैसे मैकेनिक, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, कुछ इससे रिलेटेड या फिर इन सारी चीज़ों की स्टडी जिसमें जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या, कौन सी ब्रांच होगी आपके पास, मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे पुरानी ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स, ठीक है। इसके अंदर आता है हमारे पास स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, स्टैटिक्स क्या है अपने आप में, काइनेमेटिक्स क्या है अपने आप में, और डायनेमिक्स क्या है अपने आप में। स्टैटिक्स का तो आपको पता है, स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है, जब हमारे पास नॉर्मली कोई नहीं है, मोशन नहीं हो रहा है हमारे पास, बॉडीज क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे रेस्ट पे हैं, ठीक है। अब रेस्ट और मोशन थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। रेस्ट और मोशन का डिस्कशन कर लेते हैं। रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, देखो अगर मेरी मूवमेंट नहीं होगी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे मैं क्या कहूँगा, रेस्ट, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द डिस्प्लेस, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, उसे क्या कह देते हैं हम, रेस्ट। अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो तब आप क्या कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, मोशन में। सपोज अगर मैं हूं तो मैं अभी मोशन आपके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। या फिर जो ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही है तो कैमरे के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, कैमरा स्टेबल है, स्टैटिक्स मोड में है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं। तो अभी देखो चेंजेस आ रहा है मेरी पोजीशन में, मैंने पोजीशन चेंज कर ली, इनिशियल से फाइनल पे आ गया, तो पोजीशन में चेंज हुआ तो उसे क्या कह दे रहे हैं हम, मोशन। और अगर पोजीशन में सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसे क्या कह देते हैं हम, रेस्ट। तो इसी बेसिस पे हम इन तीन चीजों को समझेंगे कि फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया आपके पास, रेस्ट, कोई भी मोशन नहीं है आपके पास, ठीक है, नो मोशन, तो इसे क्या कह देते हैं, स्टैटिक्स। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, देखो काइनेमेटिक्स में मोशन तो हो रहा है, लेकिन हमें उसका कहां से ये मोशन स्टार्ट हुआ है उसका पता नहीं है, ठीक है, उसका कॉज पता नहीं है। तो यहां पे आपने क्या कहा, मोशन तो है आपके पास बट अननोन कॉज, मतलब इसके कारण का हमें पता नहीं है कि ये मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि ये मोशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स में जो ये वर्ड आपको दिख रहा है काइनेमा, तो ये क्या आता है आपके पास, इसका मतलब है आपके पास, ये एक ग्रीक लेटर है हमारे पास, काइनेमा, ठीक है, इसका मतलब होता है आपके पास क्या, मोशन। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, मोशन। ये आपके पास क्या है, एक ग्रीक लेटर, ठीक है। तो ग्रीक लेटर, इसका मतलब काइनेमा मीन्स होता है क्या, मोशन। अब हम बात नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायनामिक्स।
तो डायनामिक्स क्या है आपके पास, डायनामिक्स में मोशन भी होगा, ठीक है, और जो कॉज होगा हमारे पास वो क्या होगा, नॉन, ठीक है। तो कॉज भी आपके पास क्या है, नॉन है, और मोशन हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, डायनामिक्स। ग्रीक लेटर इसमें भी अगर हम डिकम्बाइन करेंगे तो ठीक है, ये आता है हमारे पास डायनामिक्स, तो इसे क्या कहते हैं हम, देखो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, डायनामिक मतलब हो गया आपके पास पावर। ये क्या, फिर दोबारा से क्या है आपके पास, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपके पास, पावर। तो ये आपके पास मैकेनिक्स का एक बेसिक स्टार्टर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि मोशन आपके पास किस किस तरीके से हो सकता है। सपोज अगर कोई ट्रेन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन हमने क्या कह दिया, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या आ जाता है आपके पास, मोशन 1 डायमेंशन में भी पॉसिबल है, मोशन 2 डायमेंशन में भी पॉसिबल है, मोशन 3 डायमेंशन में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 का डिफरेंस अगर आपको बनाना है आप कैसे कह सकते हैं, अगर मैं कहता हूं 1D, दिस इज व्हाट 2D एंड दिस इज 3D। तो 1D का मतलब क्या है कि जो मोशन है उसका स्पेसिफिकेशन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक कोऑर्डिनेट करेगा। वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस भी हो सकता है, जेड एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 स्पेसिफाइंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इफ देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट्स, अगर 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हैं तो 3 में से, तो आप क्या कह सकते हैं, वो क्या आ जाएगा आपके पास 2 डायमेंशनल। अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास इन्वॉल्व हैं तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं कि वो क्या आ जाएगा आपके पास 3 डायमेंशनल मोशन। ऑल क्लियर। तो 1 डायमेंशन का एग्जांपल क्या है, अगर ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन किसी एक ट्रैक पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रैक पे या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो गया आपके पास 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। दूसरा आपके पास एग्जांपल क्या है, 1D की बात कर रहे हैं हम। 1D में हमने क्या कह दिया, रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रेन केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगी। रोपवे, ठीक है, रोपवे का मतलब क्या है, एक रोप लगी हुई है, उस पर या तो फॉरवर्ड जा सकते हैं या तो आप रिवर्स आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास एग्जांपल होगी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो ये 1D के कुछ इस तरीके के एग्जांपल हैं। 2D मोशन की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, 2D मोशन में आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा मूवमेंट है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो एक लाइन के अलोंग बैक एंड फोर्थ भी मोशन कर सकता हूं और राइट एंड लेफ्ट में मोशन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है आपके पास 2D। इसका मतलब एक कार क्या है, कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, जिगजैग पाथ। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। कुछ भी आप नॉर्मली क्या कह सकते हो, 2D का मतलब ये है कि प्लेन पे इस मार्कर को इधर इस तरीके से चलाओ, ये 1 डायमेंशन हो गया। अब ये इधर से इधर चला, कहीं भी चल रहा है, लेकिन एक प्लेन में चल रहा है, तो दैट इज व्हाट 2D। और 3D मोशन तो आपको पता है, अगर कोई चीज हमारे पास जैसे नॉर्मल क्या है, फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, ठीक है, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया चल भी सकती है, इधर भी, इस प्लेन में इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है, और 3 डायमेंशनल व्यू में भी चल सकती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1D मोशन आपके पास कुछ इस तरीके से, हमने क्या कह दिया कि ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मैंने क्या कहा कि या तो पार्टिकल P1 पे है या तो पार्टिकल P2 पे है, कुछ इस तरीके की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास 1 डायमेंशन,
ठीक है। वन डायमेंशन का मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों देखो, नॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सपोज मैं कह रहा हूँ ये ए है ये बी है डिस्टेंस, तो ए कॉमा ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा बी कॉमा ज़ीरो, तो मतलब आपके पास यहाँ एक ही एक्सेस ऐसी है जो इसके पोजीशन में चेंज को शो कर रही है, तो वो क्या हो गया आपके पास वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशन में आपके पास क्या हो सकता है, टू डायमेंशन में आपके पास कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पे है x, y, 0, z वाला आपके पास 0 है, या तो y z हो सकता है, x 0 हो सकता है, या तो आपके पास y 0 हो सकता है, x z हो सकता है, तो आइदर अप टू ओनली टू, ठीक है, आउट ऑफ 3, केवल 2 कोऑर्डिनेट्स जब मोशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो तब आपके पास वो मोशन क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। और अगर हम बात करते हैं किसकी, 3 डायमेंशनल की, तो 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा आपके पास, अब यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x, y, z तीनों के तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब पार्टिकल x एक्सिस में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है और z में भी जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया 3 डायमेंशनल मोशन के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो बेसिक था बिल्कुल 11th का, जब मोशन स्टार्ट है आपके पास, तो इतना पोर्शन आपके पास क्या आ गया, बेसिक। खैर ये भी बेसिक है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चंस में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, अलग अलग लेवल के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लेवल वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। थोड़ा सा आपने कैमरे का प्रॉब्लम था तो उसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब है आपके पास एक पाथ लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस मींस क्या है आपके पास पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब डिस्टेंस का एग्जांपल देते हैं, सपोज हमारे पास देखिए हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया है, ये एक पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, ये कोई तीसरा पॉइंट है हमारे पास सी। हमने क्या किया, हम ए से बी तक मूव किया हमने, ये सपोज 2 मीटर था, ठीक है, दोबारा हम क्या किया हमने बी से ए की तरफ आए, फिर ए से सी पॉइंट तक आए, तो सी आपके पास 4 मीटर था ए से, तो आप टोटल कितना पाथ लेंथ आपने कवर किया, ठीक है, जर्नी फ्रॉम ए टू सी, तो किस तरीके से गए आप, ए से लेकर आप बी पे गए, दोबारा बी से आप ए पे आए, ए के बाद दोबारा आप कहाँ आए, सी आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आप कितना ट्रेवल किया आपने, ए से बी तक आपके पास 2 मीटर था, बी से दोबारा ए तक 2 मीटर, और ए से सी तक आपके पास क्या था 4 मीटर था, तो टोटल पाथ लेंथ कितना था, जितना पाथ आपने कवर किया। कंडीशंस कुछ नहीं है, आप या तो जिस तरीके से भी आपको कहा जाए आप उस तरीके से जा रहे हो, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टोटल आपने जितना पाथ कवर किया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, तो टोटल कितना है आपके पास आ गया 8 मीटर, तो ये क्या हो गया आपके पास डिस्टेंस। मतलब नहीं है हमें कितना भी चले हम, बस हमें क्या करना है, वो किलोमीटर रिकॉर्ड करना है, वो मीटर रिकॉर्ड करना है, वो पाथ लेंथ रिकॉर्ड करनी है, तो उसे क्या कहते हैं डिस्टेंस। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इसी चीज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ए से लेकर बी तक का सफर वही है 2 मीटर का, और ए से लेकर सी तक का सफर दोबारा से वही है क्या, इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं 6 मीटर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है उससे,
तो हमने 6 मीटर कह दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, आपके पास आपने जर्नी स्टार्ट की ए से लेकर बी तक, दोबारा आप क्या आए बी से ए तक आए, फिर आप ए से सी तक आए, तो आपने कह दिया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अभी हमने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट हमारे पास क्या है, पाथ है, ये शॉर्टेस्ट हम पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का मतलब क्या है, सबसे नज़दीकी पोर्शन। आप ये देखिए अगर आपको क्या ए से सी आना है तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन से जा रहे हैं तो ये आपके पास लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है, कि अगर आप ए से लेकर बी तक गए तो ये पॉजिटिव चलेगा क्योंकि एक डायरेक्शन में आप चल रहे थे, जब आप बी से लेकर ए तक आए तो ये माइनस में चलेगा, और ए से फिर आप देखो आपका इनिशियल पाथ क्या था ए से बी इस एक्सिस पे, अब जब आप अपोजिट एक्सिस पे आओगे तो आपका हमेशा क्या रहेगा, साइन माइनस रहेगा, तो ए से लेकर आप कहाँ आए सी, तो ये भी माइनस आएगा। जाते टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 2 मीटर, फिर जब आप वापस आए तो कवर कितना किया, 2 ही किया, ठीक है, फिर आगे आए कि कवर कितना किया, 6 किया, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, जैसे कि हमने यहाँ क्या किया कर दिया था, इन सबको प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ में साइन जो हमारे पास साइन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशनल रूल हमें इसमें बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे पास जिस डायरेक्शन में जा रहे थे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो देखो मैग्नीट्यूड तो वही रहा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट शो हो रहा है किससे, साइन से, तो आप क्या कह सकते हो +2 -2 -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, -6। तो आप या तो ये कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ पे, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, और आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपको कहा ये गया था कि आपको इधर को जाना है, ठीक है, तो डायरेक्शन आपकी उस साइड थी लेकिन आपको लेंथ इतनी लेनी थी, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपके पास -6 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को शो करती है तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और अगर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास जो ये है डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपके पास, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर पे आपके पास पूरा चैप्टर है तो मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, पहले अभी आपको केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए ये चीजें बताएगी। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है आपके पास कि अगर आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो आपके पास क्या हो सकता है, देखो आइदर पॉजिटिव और 0, या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देख चुके हो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी रहेगा, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, या तो इक्वल रहेगा या फिर कम रहेगा, किससे, डिस्टेंस से, या दो ही कंडीशन आ सकती है आपके पास कि या तो आप क्या कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है डिस्टेंस के, या तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, ठीक है, स्मॉलर हो जाता है किससे, डिस्टेंस से। तो ये आपके पास कुछ, तो आपके पास देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, अगर आप इसमें यूनिट की बात करो, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएंगे इसके लिए, यूनिट तो आपके पास मीटर है ही, ठीक है, डायमेंशन, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो ये तो लेंथ हो रहा है हमारे पास, तो कैपिटल N, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि ये चीजें आपके पास मेंशन है,
ठीक है, हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछ ली जाए, काफ़ी बेसिक है ये, लेकिन लेक्चर रिक्वायर्ड था, ठीक है, तो इसलिए ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए देखिए आपके पास टॉपिक क्या है, क्या कह रहा था मैं आपको, स्पीड की स्टडी करनी है। स्पीड तो आपको पता है कि नॉर्मल, देखो स्पीड का मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, उसे कहते हैं हम स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो, या तो आप क्या कह सकते, इसे लिख सकते हो आप, स्पीड अगर हम इसे v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे पास कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, वो क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड हो गया, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, या तो s ओवर t, आपने s क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, और t क्या ले लिया आपने, टाइम ले लिया। कहीं कहीं आप v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी मिलेगा आपको, मर्जी है आपके पास, आप क्या कहते हैं इसे, जो आपके पास है पोजीशन, इस पोजीशन को शो करने के लिए किसी से भी कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। या तो देखिए इसे थोड़ा सा, अगर ये तो आपने 9th में ही पढ़ा होगा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं आप, तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास एक टर्म आ जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। किसी स्मॉल, एलिमेंट्री स्मॉल टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, स्पीड की बात कर रहे हो, तो वो क्या आ जाता है आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपके पास, आप इसे कह सकते हैं vi से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो vi इज इक्वल टू, अब आपने क्या कहा, या तो आप स्पीड को लिख सकते हो v इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी भी आप इसे नाम दे सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपके पास आ जाता है, आपने बोला इंस्टेंटेनियस, मतलब नाउ डेल्टा टी गोज टू जीरो। डेल्टा टी अपने आप में इतना छोटा हो रहा है कि जीरो भी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग क्या है, जीरो के ही नियर बाई में है। तो आप क्या कह सकते हैं इसे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब इसी चीज को मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव के टर्म में भी लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो डी एक्स ओवर डी टी। तो v इंस्टेंटेनियस को मैंने v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसे क्या कह सकते हैं, dx ओवर dt। अब देखिए जी क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में आप क्या कह सकते हो कि अगर मल्टीपल डिस्टेंसेस मल्टीपल टाइम में कवर हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट दूसरा है आपके पास बी, ये पॉइंट तीसरा है आपके पास सी, ठीक है। ए से लेकर बी तक का जो पोजीशन है दैट इज व्हाट, x1 सपोज, ठीक है। बी से लेकर सी तक की जो पोजीशन है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, x2। तो डिस्टेंस है ये हमारे पास, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस x1 है, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या है आपके पास, x2 है। तो मैंने कहा कि ए से लेकर बी तक जाने में टाइम लग रहा है हमारे को t1, और यहाँ टाइम लग रहा है हमारे को t2। तो एवरेज स्पीड क्या कह सकते हो आप, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, और x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये आपके पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। चलो ऑब्जेक्ट से एक और चीज दिमाग में आता है कि अगर आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की जाए, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। देखो कभी कभी अगर आपने आसमान में देखा होगा, एरोप्लेन चल रहा है तो हमें एक बिल्कुल डॉट टाइप दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, जबकि उसका साइज ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से, जो आपके पास ऑब्जर्वर है जो उसे देख रहा है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका साइज क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का नेग्लिजिबल हो जाता है, हम उसे काउंट नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि साइज क्या है उसका, शेप और साइज क्या है उसकी, नेग्लिजिबल है, तो इसलिए वो क्या हो गया हमारे पास, एक पॉइंट टाइप हो गया। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास क्वेश्चन में कहीं मेंशन होता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है, वी एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, x1 प्लस x2 और वेलोसिटी दी हुई है, सॉरी स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी आ रहा बार बार, वो आपका नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ठीक है। तो स्पीड दी हुई है आपके पास कि इतने सेगमेंट में स्पीड थी आपके पास v1 और इतने सेगमेंट में आपके पास स्पीड थी v2। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपके पास ये चीज़ नहीं दी हुई है, t1 t2 नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो, आप इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो जी, t1 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, आपके पास क्या हो जाएगा x1 अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 अपॉन v2। तो आप वैल्यू रखोगे t1 t2 की, तो क्या आ जाएगा आपके पास x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं इसमें कि पोजीशन x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू कितना है आपके पास x है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2x ओवर x 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं v1 v2 ओवर 2 v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड आ गई। अगर हमारे पास दो स्लॉट्स गिवन हैं, ठीक है, दो पोजीशन गिवन है, दोनों क्या है सेम डिस्टेंस पे हैं, लेकिन उनके बीच का हमें क्या पता है कि वेलोसिटी स्पीड कितनी है, एक ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक जाने में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये हो जाता है आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके साथ। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है एक, अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट, ठीक है, स्पीड दिया हुआ। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। क्योंकि जब आपके पास पैरामीटर्स आप देखोगे कि हमारे पास क्या है और क्या निकालना है, तो उससे आपके माइंड में क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। आपने क्या कह दिया कि अ ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 15 मिनट। इसे मैं कह देता हूँ v1, स्पीड क्या है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम क्या है आपके पास t1 इज इक्वल टू 15 मिनट, ठीक है। उसने बोला कि विद अनदर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द नेक्स्ट 15 मिनट, दूसरी वेलोसिटी दे दी आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम दे दिया इसमें कितना 15 मिनट। लास्ट में बोला कि देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द लास्ट 30 मिनट्स, और लास्ट 30 मिनट्स मतलब v3 इसने क्या कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दे दिया, और इसमें t3 इज इक्वल टू कितना दे दिया 30 मिनट। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन का एक और तरीका समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में कन्वर्जन करें, लेकिन बेसिक यूनिट में लेके आए करो, ठीक है। तो आपके पास अगर आप इसे क्या करोगे 15 इंटू, अगर इसे सेकेंड्स में बदल रहे हो तो क्या कर सकते हो आप 60, 15 इंटू 60 सेकेंड्स की बात हो रही है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास 30 इंटू 60 सेकेंड। मतलब हमें जरूरत, देखो वैसे तो होने के लिए ये किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन एक बेसिक फंडा लेके चलते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में घुमाने के लिए अलग अलग पैरामीटर दिए हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास t1 t2 t3 है, v1 v2 v3 है। अब एवरेज स्पीड की बात करते हो आप, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपके पास, थोड़ा सा रिमाइंड करिए। एवरेज स्पीड था आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3, तीन डिस्प्लेसमेंट रहे होंगे, तीन डिस्टेंसेस रही होंगी यहाँ पे, तो इसलिए हमने क्या कर दिया x1, ये x1 के पैरामीटर ये दिए हुए जिसमें वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, x2 के पैरामीटर ये है, x3 के पैरामीटर ये है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आपने क्या कर दिया x1 x2 और x3 है आपके पास, तो x1 तो है ही नहीं, तो x1 कैलकुलेट कर सकते हो आप,
तो x1 के लिए क्या, v1 इज इक्वल टू x1 अपॉन t1। तो x1 क्या हो गया आपके पास, x1 इज इक्वल टू हो गया v1 t1। तो मतलब x1 कहाँ से निकल सकता है, इनकी मल्टीप्लाई करके। लेकिन फिर दोबारा से आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर सकते हो आप, मीटर पर सेकंड में। तो देखो 1 किलोमीटर में कितना है, देखो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 30 इंटू 1000 ओवर इसमें क्या हो गया आपके पास 3600, ठीक है। यहां से आप क्या कह सकते हो 518। तो मतलब आप अब इसे देखो 5/18 से आप किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो किस में मिल जाता है आपके पास, मीटर पर सेकंड में मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप इसके साथ अगर 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा 30 इंटू 5/18। तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम। दूसरा आप v2 की बात करते हो तो 40 इंटू 5/18। और तीसरा आप इसकी बात करते हो तो 60 इंटू 5/18। तो ये लिखने के तरीके हो गए आपके पास। तो आप डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर सकते हो, कैसे, मल्टीप्लिकेशन से। x1 आपके पास क्या हो जाएगा v1 इंटू t1। तो x1 कितना आ गया आपके पास 30 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू 15 इंटू 60, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो देखो अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे ही वैल्यूज x1 की आएगी, x2 की आएगी, x3 की आएगी और टोटल टाइम आपके पास क्या है ये है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। दूसरा देखो कन्वर्जन के साथ साथ हमें एक और चीज देखनी है। अगर हमारे पास प्रोसेस लेंथी होता है, देखो ये थोड़ा सा लेक्चर आपको थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर हमारे पास ये वैल्यूज ज्यादा आ रही है तो क्यों ना हम इसे कम भी कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, देखो मिनट को आवर में चेंज करना है आपको, तो 15 ओवर क्या कर सकते हो आप 60, ठीक है। 15 ओवर 60, 30 ओवर 60। तो यहाँ पे एक तो पैटर्न मैंने आपको ये बता दिया कि ये आप इस पे आपको ध्यान देना ही देना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तो आप इसे शॉर्ट में इस तरीके से भी कर सकते हो कि v1 30 इंटू इन किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है हमारे पास, तो आपके पास x1 क्या हो जाएगा 30 इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास 15 मिनट को आप क्या कर सकते हो 15 ओवर 60 भी कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ गया x1 निकल गया कितना 7.5 किलोमीटर। x2 के लिए आप क्या कर सकते हो, x2 के लिए दोबारा से वही 40 इंटू 15 ओवर 60 10 किलोमीटर। ऐसे ही आप x3 निकाल सकते हो। x3 आपके पास क्या हो जाएगा जी 60 इंटू 30 ओवर 60, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 30 किलोमीटर। तो आपके पास x1 x2 x3 आ गया किलोमीटर में। और आप एवरेज स्पीड अगर उसमें आर में निकालना चाहते हो तो आपने क्या कर दिया, इसी चीज के बाद आप क्या कर सकते हो, ये तो आपके पास किस में चल रहा था प्रोसीजर मीटर पर सेकंड में, ये किस में चल रहा है आपके पास प्रोसीजर किलोमीटर पर आवर में। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, वैल्यूज जो आपके पास फॉर्मूला है इसमें पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास देखो ये क्वेश्चन मैंने मीटर पर सेकंड से इसलिए लिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें लेंथी पड़ रहा है, आंसर वही आएगा, इसमें लेंथी पड़ रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो। और फाइनली अगर आपने क्या कर दिया किलोमीटर पर आवर में बदल के लास्ट में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दोबारा से क्या आ जाएगा, वो आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर है आपके पास कि अगर कभी हो गया आपको कि पोजीशन नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। कभी ये हो जाता है कि वेलोसिटी और पोजीशन दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप टाइम को रिप्लेस कर सकते हो t = x/v से।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस का हमारे पास नॉर्मली एक लेक्चर अलग से बनेगा, ठीक है। तो उसमें सारे के सारे मोशन इन वन डायमेंशन पूरा का पूरा डिस्कस किया जाएगा।